नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 44, बिल्कुल अंतिम लेक्चर्स चल रहे हैं और मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन अर्थात नियंत्रण कंट्रोलिंग का पार्ट 4, जिसमें अपनी पिछले लेक्चर्स में बात चल रही थी प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकें, और उसमें अपन परंपरागत तकनीकों की बात कर चुके थे, 4 तकनीकों की बात कर चुके थे। आज अपनी बात होनी है आधुनिक तकनीकों पे, है ना। मैनेजेरियल कंट्रोल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनकी बात करनी है, जिसमें से पहले नंबर पे है निवेश पर आय या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसी को बोलेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी बार पढ़ चुके हैं, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फॉर्मूला बेस पे अपन क्या बोलेंगे कि जो निवेश पर आय या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू निवल आय अपॉन विनियोजित पूंजी या नियोजित पूंजी। निवल आय मींस नेट इनकम अपॉन विनियोजित पूंजी मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, अर्थात आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपकी नेट इनकम कितनी है, ठीक है। नेट इनकम टैक्स चुकाने के बाद भी कर सकते हैं, टैक्स चुकाने के पहले, दोनों तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो ROI इज इक्वल्स टू नेट इनकम अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड। यह नियंत्रण तकनीक इस बात पर आधारित है कि लगाई गई पूंजी पर संतुलित लाभ मिल रहा है या नहीं। जो आपने पूंजी लगाई है, कैपिटल जो इन्वेस्ट की है, उस पर संतुलित लाभ जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। नोट, कुल विनियोग दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कुल विनियोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य है कार्यशील पूंजी जो आपकी वर्किंग कैपिटल है एवं स्थायी पूंजी जो आपकी नॉन वर्किंग कैपिटल है के व्यवसाय में विनियोजन से है। व्यवसाय में आपने कुछ वर्किंग कैपिटल लगा रखी है, जैसे रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल वगैरह पूरा जो लगता है, और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे वगैरह ये लगते हैं, ये कार्यशील पूंजी होती है। और व्यवसाय में स्थायी पूंजी या नॉन वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपकी जमीन लगी होती है ना, ये सारी चीजें, जमीन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब एक बार लग चुका है, ठीक है, तो उसको स्थायी पूंजी बोलते हैं। तो दोनों प्रकार की, चाहे वर्किंग कैपिटल हो चाहे नॉन वर्किंग कैपिटल हो, दोनों का प्लस कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ROI आपको समझ में आया होगा। दूसरे नंबर की आधुनिक तकनीक जो है नियंत्रण की, वो है अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये अभी प्रबंध के हिसाब से, प्रबंध के पर्सपेक्टिव में, संदर्भ में पढ़ेंगे अपन। कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं तो थोड़ा और डिटेल में हो जाता है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस, इससे तात्पर्य है विभिन्न वित्तीय विवरणों के अनुपात ज्ञात कर उनका विश्लेषण करना, ताकि सुधार किया जा सके या नियंत्रण किया जा सके। क्या तात्पर्य है? विभिन्न वित्तीय विवरण, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं और किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, फाइनल फोलियो बनता है, लेजर फोलियो बनता है, तो उसमें जो वित्तीय विवरण आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस आते हैं, उनके अलग अलग अनुपातों को ज्ञात कर अलग अलग प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं। कुछ प्रमुख अनुपात जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला अनुपात, अनुपात का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हर बटे अंश बटे हर, ठीक है। तो आवर्त अनुपात या इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रेशियो। आवर्त अनुपात, फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है? कोई संस्था अपने व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियों, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, का कितनी कार्यकुशलता से उपयोग करती है। यह अनुपात जितना उच्च होगा, संसाधनों का उपयोग उतना बेहतर समझा जाएगा, ठीक है। कोई संस्था अपने व्यवसाय में लगी हुई जो संपत्ति है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का कितनी कार्यकुशलता से उपयोग करती है, यह अनुपात जितना उच्च होगा, संसाधनों का उपयोग उतना बेहतर समझा जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्ट री। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, तो कोचिंग संस्थान का कोई परिसर है,
उस परिसर में सुबह शाम कोचिंग क्लासेस लगती हैं और दिन का समय फ्री रहता है, वो कोचिंग क्लासेस नहीं लगती हैं, तो वहाँ पे बीच में आप सेमिनार वगैरह के लिए या ओपन फोरम वगैरह या मीटिंग्स वगैरह के लिए आप अपना कोचिंग संस्थान का परिसर दे सकते हैं। कभी कभी एग्जाम होते हैं संडेज को, तो संडे को एग्जाम हॉल्स के लिए भी जगह दे देते हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या करते हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम यूज करते हैं, अपनी चल तथा अचल संपत्ति का मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बैंक जो होते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे की जैसे खुलते हैं, तो इसकी जगह बैंक क्या करे 10:30 बजे, मतलब आधा घंटा इधर टाइम बढ़ा दे और 4:30 बजे तक खुले, आधा घंटा वहां कम कर दे, मतलब रोज का समय कितना कम किया, 1 घंटा कम किया। तथा रविवार को भी बैंक खुले तो संसाधन का बेहतर उपयोग है, क्योंकि लोगों को ऑफिस की छुट्टी रविवार को होती है, तो बैंकिंग का काम रविवार को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और आपके एम्प्लॉइज को भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा आपने पूरे हफ्ते भर 6 दिन आधा घंटा 1 घंटा पूरा कम किया था, है ना, तो 6-7 घंटे उनके वैसे ही एक्यूमुलेट हो गए, तो रविवार को एक्स्ट्रा आप बैंक को खोल सकते हैं। तो ये संसाधनों का बेहतर उपयोग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर यूज है। ठीक है, फिर इसी में दूसरा जो अनुपात, अलग अलग अनुपातों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला अपन ने ऊपर पढ़ा है आवर्त अनुपात, फिर दूसरी बात करेंगे अपन लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मैं आपको प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, नहीं पढ़े हैं आपने तो वहां जाके पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तो लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इन अनुपातों की गणना कंपनी की लाभदायकता की गणना करने के लिए की जाती है। लाभदायकता अनुपात में जो अनुपातों की गणना होती है वो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल चल रही है उसकी गणना करने के लिए की जाती है। और कुछ लाभदायकता अनुपात जो हैं, 5 प्रकार के ज्यादातर लाभदायकता अनुपात चलते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला जीपी रेशियो, जीपी रेशियो ये इसी को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये लिखने का तरीका है G/P, जीपी रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसमें अभी खर्चा वर्चा नहीं कट रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कंप्लीट प्रॉफिट जो आ रहा है वो अपॉन नेट सेल्स, SALE है ना, सेल्स SALES। ठीक है, नेट सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, जीपी अपॉन NS इंटू 100। ठीक है, तो जो रेशियो निकालना है वही का वही ऊपर आ जाएगा। और लाभदायकता में नीचे की तरफ हर वाले अनुपात, सारे अनुपातों में क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। लाभदायकता में ही दूसरा अनुपात जो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो या इसी को बोलेंगे NP रेशियो, NP रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले पेज में बताया आपको कि नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तथा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों प्रकार से गणना कर सकते हैं जैसी चाही गई हो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, नीचे की तरफ आ जाएगा नेट सेल्स इंटू 100। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो, इसी को बोलेंगे NP रेशियो। तीसरा रेशियो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेशन का मतलब होता है कंपनी को चलाने के लिए जो दैनिक क्रियाएं करी जाती हैं, ऑफिस का किराया दिया जाता है, बिजली का बिल दिया जाता है, पानी का बिल दिया जाता है, नौकरों की तनख्वाह दी जाती है, मशीनों में कुछ टूट फूट होती है तो उनका दिया जाता है, ऑपरेटिंग सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हो रहा है अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो जो नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी का आया, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल में आपको नहीं जाना है इसमें। ठीक है, सुपरफिशियली आपको चीजें देखनी है। तो आप अगर आपको लगता है कि इसमें डिटेल जाना है तो फिर एक अलग से लेक्चर इसका बनाया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियल बेसिस पे अकाउंटिंग का बेस लिए हुए लेक्चर होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और ऑपरेशंस का मतलब बता चुका हूं कि कंपनी को चलाने के लिए जो दैनिक क्रियाएं करी जाती हैं वो ऑपरेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियोज। ऊपर क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब है ऑपरेटिंग रेशियो, कंपनी को ऑपरेट करने का अनुपात क्या है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स की क्या कॉस्ट आ रही है ना, जैसे कंपनी में कोई भी चीज सेल्स की जा रही है, कोई भी चीज बेची जा रही है तो उसकी भी कॉस्ट आ रही है ना। कंपनी की सेल्स करने के लिए मान लीजिए बंदा जो है वो गाड़ी से 2 किलोमीटर तक जा रहा है और उस चीज की डिलीवरी कर रहा है, तो गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, बंदे का टाइम लगेगा, बंदे को आप सैलरी दे रही है कंपनी, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अर्थात सेल्स करने के लिए क्या कॉस्ट दी जा रही है ना। हो सकता है जूते पैक करने के लिए आप उसको एक बैग दें, उस बैग की कीमत 10 रुपए हो, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लग रही है, प्लस कंपनी के ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस क्या लग रहे हैं, वही चीज आपने ऑफिस लिया है, आपने फोन लगवाए हुए हैं कंपनी में, है ना, आपने पंखे लगवाए हुए हैं, बिजली बिल आ रहा है, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये क्या कहला जाएगी, ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर है बात। और पांचवा है ROI, जो कि अपन ने पिछले पेज में पढ़ा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे निम्न में से लाभदायकता अनुपात नहीं है, तो अब ये लाभदायकता अनुपात कौन कौन से रेशियो हो गए, GP रेशियो हो गए, NP रेशियो हो गए, OPR हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो हो गया और ROI हो गया। ये पांचों प्रकार किसके हैं, लाभदायकता अनुपात के हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो पहला प्रश्न यही बन सकता है ना। तो फिर GP रेशियो क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ ले तो ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे कि लाभदायकता अनुपात के पांचों रेशियोज में जो नीचे की क्वांटिटी है, किसी का भी कंपैरिजन किया गया है तो नीचे की क्वांटिटी हमेशा क्या आ रही है, नेट सेल्स। मतलब नेट सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट देखा गया है, नेट सेल्स पे नेट प्रॉफिट देखा गया है, नेट सेल्स पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा गया है, नेट सेल्स पे ऑपरेटिंग रेशियो देखा गया है ना, और नेट सेल्स पे ही इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, ROI। ठीक है, तो इस नेट जो है नेट इन्वेस्टमेंट पे ही इनकम देखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार का अनुपात क्या है, तीसरे प्रकार का है तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इस है ना, तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बताइए। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है इजिली कन्वर्टेबल कैश या इजिली कन्वर्टेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में जो कैश पड़ा है वो कैसी मुद्रा है, तरल मुद्रा है या लिक्विड है, तुरंत मैं उससे कुछ भी चाहूं तो खरीद सकता हूं, बशर्ते उतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो तरल मुद्रा जो कि तुरंत उपयोग में लाई जा सके, जैसे सोना है तो सोने को तुरंत बेच के आप पैसा पा सकते हैं। तो गोल्ड क्या है, लिक्विड मनी है ना। फिर आपका स्टॉक्स, अब तो आपने पेपर में पढ़ा होगा कि स्टॉक में पहले T+2 सेटलमेंट होता था, अब तो स्टॉक अगले ही दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे यदि आप स्टॉक्स बेचते हैं। तो स्टॉक भी कैसा हो गया, लिक्विड मनी हो गया। अर्थात पैसा या पैसे का वो तरीका जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, तरल पैसा या लिक्विड मनी। ठीक है, तो तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियोज क्या कहते हैं, इस अनुपात की गणना व्यवसाय की अल्पकालीन देयता, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के निर्धारण के लिए की जाती है। कोई भी व्यवसाय है, उपक्रम है, कंपनी है, तो उसकी शॉर्ट टर्म्स, तरलता का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने तुरंत पैसा खर्च, जो तुरंत चेंज होती रहती हैं चीजें, है ना। जैसे लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड को आप गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लोटे में डालोगे तो लोटे का आकार ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी में ले लेगा, जमीन में फैला दोगे तो जमीन के हिसाब से फैल जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड का मतलब है कि शॉर्ट टर्म, जो अपना रूप बार बार जल्दी जल्दी बदल लेता है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं, आपकी छोटी छोटी जो देयता होती हैं, अल्पकालीन देयता होती हैं, उसके निर्धारण के लिए तरलता अनुपात की गणना की जाती है। इस अनुपात से कंपनी यह पता लगाती है कि अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने योग्य है या नहीं। मेरी अल्पकालीन संपत्ति क्या हो सकती है, 50 रुपए, और उस 50 रुपए से मेरे को तत्कालीन भूख लगी तो 50 रुपए से मैं खाना खा सकता हूं कि नहीं खा सकता हूं। तो मेरी अल्पकालीन संपत्ति मेरी जेब में है 50 रुपए, और उससे मैं अपने अल्पकालीन दायित्वों अर्थात भूख का अपना पूरा कर सकता हूं, दायित्वों का भुगतान कर सकता हूं कि नहीं, यह कहलाता है लिक्विडिटी रेशियो। तो जो तुरंत बदलती हैं चीजें उसको क्या बोलेंगे, तरल, और जो तुरंत बदलती हैं वो कैसी रहेंगी, अल्पकालीन। तो अल्पकालीन संपत्ति जो आपके पास है, उससे आप अपने अल्पकालीन दायित्वों का कैसे पेमेंट करेंगे, इसी बात का पता लगाने के लिए क्या ज्ञात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 प्रकार के लिक्विडिटी रेशियो पढ़ना है आपको। पहला है करंट रेशियो
या इसी को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब करंट शब्द आया है तो करंट मतलब क्या है, जो अभी प्रेजेंट में है, तरल जो रूप में है, तो करंट रेशियो मतलब वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं इसको, इज इक्वल्स टू जो आपकी करंट असेट्स हैं और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। अर्थात आपकी जो करंट असेट्स हैं, असेट्स मतलब जो आपके पास है, और लाइबिलिटी मतलब जो आपको देना है, तो करंट असेट्स से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह कहलाता है करंट रेशियो। आपकी जेब में कितना करंट असेट है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है। और ध्यान देंगे कि करंट रेशियो का जो आदर्श अनुपात होता है वो होता है 2:1, 2:1। अर्थात आपकी जितनी करंट की लाइबिलिटीज हैं उसके अनुपात में आपकी एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, है ना। आपकी देनदारी 1 है तो आपके पास माल या पैसा कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि करंट रेशियो का आदर्श अनुपात कितना होता है, तो 2:1। ठीक है, अब करंट असेट्स क्या क्या हो सकती हैं थोड़ा सा देखें। तो करंट असेट्स मैंने आपको बताया कि कैश जो आपके जेब में पड़ा है, बैंक से पैसा तुरंत निकल सकता है, स्टॉक को बेच के तुरंत पैसा आ सकता है ना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस समझते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपका ऑफिस में व्हाइट वॉश चल रहा है, रंग रोगन चल रहा है ऑफिस में, तो रंग रोगन वाला बंदा आएगा, बोलेगा साहब 1000 रुपए दे दीजिए, ये पेंट लाना है, ये ब्रश लाना है, तो आप फटाक से वो 1000 रुपए निकाल के देंगे जो तरल मनी आपकी जेब में पड़ी है ना। तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो भी कैसा है, करंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करंट लाइबिलिटीज है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए जो आपकी जेब में पैसा है वो कैसा है, करंट असेट है। ठीक है, तो करंट असेट का मतलब समझ में आया, कैश है, बैंक में पैसा है, स्टॉक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आपकी जेब में जो पैसा है ना, या आपके गले में जो पैसा है, बोल सके बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में, गले में जो पैसा है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ये करंट असेट्स होती है। ठीक है, दूसरा रेशियो जो अपन पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो में, इसको सी ऊपर है लिक्विडिटी रेशियोज, और यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो के 2 प्रकार हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो ना बोल के इसका सही नाम जो होता है वो होता है क्विक रेशियो। क्विक वही मैंने बताया कि जल्दी, या इसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो क्या कहता है कि आपकी जेब में कितना लिक्विड असेट्स है, क्विक असेट जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लो, तो लिक्विड असेट और आपकी करंट लाइबिलिटीज या क्विक लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स कितनी है प्लस या क्विक असेट्स कितनी है और क्विक लाइबिलिटीज कितनी है, उसको बोलेंगे क्विक रेशियो। तो क्विक में दोनों ऊपर भी क्विक, नीचे भी क्विक, क्विक असेट अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लिक्विड रेशियो का अनुपात होना चाहिए, आदर्श अनुपात होता है 1:1। ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतना पैसा तुरंत जेब से आप निकाल के दे दें, बस यही लिक्विड रेशियो का आदर्श अनुपात है। अब जहां पे लिक्विड असेट्स क्या होती हैं, लिक्विड असेट्स जो है वो करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स में से आप स्टॉक हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए, तो ये जो आपने स्टॉक बेच दिए हैं दूसरों को उसकी बात चल रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने दूसरों को पैसा दे दिया वो आपके पास कैसे बचा, तो जब आपके पास बचा ही नहीं तो आपकी लिक्विड असेट्स कैसे रह गई। ठीक है, चलिए, तो ये थे लिक्विड रेशियोज 2 प्रकार के, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। अब नेक्स्ट प्रकार का जो अनुपात है वो है शोधन क्षमता अनुपात, इसी को बोलेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन क्षमता अनुपात या सॉल्वेंसी रेशियो, इस अनुपात की गणना कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच करने हेतु की जाती है। शब्द हिंदी के कठिन है, इंग्लिश के वर्ड आपको सही होगा। सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता की जांच करने हेतु की जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कंपनी अपनी ऋणग्रस्तता की आवश्यकता अनुसार सेवा करने, मतलब कंपनी ने जो ऋण ले रखा है उस ऋणग्रस्तता की आवश्यकता अनुसार सेवा कैसे होगी ऋणग्रस्तता की, या तो वो ऋण चुका सके कंपनी, या उस ऋण पे जो ब्याज लगना है समय समय पे वो चुका पाए, तो उसी को बोलेंगे ऋणग्रस्तता की आवश्यकता अनुसार सेवा करने। अर्थात ब्याज आदि का भुगतान करने में समर्थ है या नहीं, है ना। अगर ब्याज भुगतान नहीं कर पा रहा है, समय पे ऋण भी नहीं दे पा रहा है, तो कैसा घोषित हो जाएगी कंपनी, दिवालिया घोषित हो जाएगी ना। इनसॉल्वेंसी उसी को तो बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको समझ में आया, शोधन क्षमता अनुपात, कि कंपनी की
कंपनी का फाइनेंशियल स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की कैसी है कि जो उसने कर्ज लिया है या लोन लिया है वो लोन चुकाने की स्थिति में वो है कि नहीं है। अगर लोन नहीं चुका पा रहा है तो ब्याज चुकाने की स्थिति में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं शोधन क्षमता अनुपात। पहला है DE रेशियो, या इसी को बोलेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी या डेप्ट अपॉन D+E भी होता है, लेकिन इस वाले को आपको बहुत याद नहीं रखना है। डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो, डेप्ट मतलब जो आपकी कंपनी की उधारी है और इक्विटी मतलब जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, है ना। शेयर मार्केट को बोलते हैं ना इक्विटी मार्केट। तो जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं और कितनी आपकी कंपनी की देनदारी है, इन दोनों का रेशियो। ध्यान देंगे चूंकि नीचे आपकी कंपनी की शेयर्स हैं यानी कंपनी की आपकी असेट्स हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी कंपनी की इक्विटी होगी, अर्थात हर या डिनोमिनेटर पार्ट इक्विटी जितना ज्यादा होगा ये पूरी क्वांटिटी उतनी कम होगी और डेब्ट इक्विटी रेशियो उतना कम आएगा। लेकिन यदि आपकी कंपनी की उधारी बहुत ज्यादा है, आपको ऋण बहुत ज्यादा चुकाना है, आपकी कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा है और इक्विटी कम है, तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। और जितना ज्यादा डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा उतनी कंपनी की फाइनेंशियल सेहत खराब है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होने का मतलब है नीचे की क्वांटिटी ज्यादा है, कंपनी की इक्विटी, कंपनी के शेयर अच्छे मार्केट में फैले हुए हैं। ठीक है, डेब्ट का मतलब है दीर्घकालीन लोन जो कंपनी ने ले रखा है, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स के फंड जो कंपनी के शेयर्स फैले हुए हैं। उन शेयर्स के पैसा कंपनी के पास है ना। शेयर्स के जरिए कंपनी पैसा ही तो जुटाती है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, लगेगा तो इस पे भी एक लेक्चर में बनाऊंगा, क्या होता है IPO, क्या होता है NPO, क्या होता है नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, NAV वगैरह क्या होती है, शेयर मार्केट के एक फंडामेंटल्स में आपको दे दूंगा, है ना। और इसके लिए कमेंट करें कि आपको ये जरूरत है ऐसी टर्मिनोलॉजी की, शेयर मार्केट से संबंधित डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, NPO क्या होता है, IFO क्या होता है ना, इस तरीके का IPO क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए कमेंट करें यस और नो, तो फिर उसी हिसाब से मैं लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। और यदि नोट्स आपको ये जो चाहिए, ये इस नोट्स के लिए आप जो है इसी लेक्चर में नीचे लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, तो इस पूरे लेक्चर्स की PDF आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी, जो आपकी सफलता में बहुत बड़ी सहायता करने वाली है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते जाइए। लास्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको जो चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी फंड्स अर्थात शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है वो, ठीक है, शेयर होल्डर्स का फंड्स होता है वो, अपॉन टोटल असेट्स। आपकी कंपनी की टोटल असेट क्या है और उस असेट में से कितनी असेट जो है वो शेयर होल्डर्स के पास है, अर्थात कितने कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास हैं। तो टोटल असेट अपॉन शेयर होल्डर्स के पास कितने मूल्य के फंड्स हैं, उनका जो वैल्यू होती है वो कहलाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल से अब 1 या 2 पार्ट बचे हुए हैं कंट्रोलिंग के, और उसके बाद मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के 2-3 लेक्चर लूंगा, और इस तरीके से आपका सिलेबस जो है एंड होगा। और फिर उसके बाद जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड बाय।